Assalamu alaikum students. Our next topic is about the mitochondria, important organelles of the cell. इसमें हमारे पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल, यानी ऑर्गेनेली या सेल का। अब ये एक्सेप्शन ये है कि ये जो है ये ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में ये पाया जाता है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें ये एब्सेंट होता है। इसकी वजह ये है कि जैसे हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल हैं इनमें जितने भी ऑर्गेनेलीज जो हैं वो सारे पाए जाते हैं क्योंकि वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं पाया जाता। तो इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे बहुत से यानी कि इसका हाईली कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पे डिस्कस किया गया। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम जो है वो देख रहे हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको 2 वे में स्टडी किया गया, 2 तरीक़ों से इसको स्टडी किया गया। फर्स्टली इसको स्टडी किया गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ज़रिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ज़रिए। देन इसको स्टडी किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए। ठीक है जी, माइटोकॉन्ड्रिया को जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ज़रिए स्टडी किया गया तो इसके 3 स्ट्रक्चर्स विजिबल हुए। ठीक है जी, 3 स्ट्रक्चर्स विजिबल हुए विच इज़ जो कि थे, एक था वेसिकल्स, रॉड्स, ठीक है जी, और फिलामेंट्स। ठीक है जी, यानी कि ये 3 स्ट्रक्चर इसके विजिबल हुए थे, जो दिखाई दिए थे इस तरह के। इसकी यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जब उसको स्टडी किया गया तो उसकी शेप्स, उसका जो स्ट्रक्चर है वो इन 3 चीज़ों से रिजेम्बलेंस रखता था, यानी रोड लाइक स्ट्रक्चर, वेसिकल की फॉर्म में, ठीक है, और फिलामेंट्स। ठीक है, तो ये 3 स्ट्रक्चर इसके विजिबल हुए। अब फर्दर जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए स्टडी किया गया तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए जब स्टडी किया गया तो इसका हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो विजिबल हुआ। हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसका विजिबल हुआ। ठीक है, अब हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसे था कि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 मेम्ब्रेन्स। ठीक है, यानी ये डबल मेम्ब्रेन था, जिसमें एक इसकी थी आउटर मेम्ब्रेन और एक थी इसकी इनर मेम्ब्रेन, यानी कि इसकी 2 मेम्ब्रेन्स दिखाई दी, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन थी वो थी स्मूथ। ठीक है, यानी उस पर कोई भी ऐसा स्पेशलाइज्ड फीचर मौजूद नहीं था, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है ये बहुत हाईली कॉम्प्लेक्स थी, इसमें सारा जो स्ट्रक्चर था इसका इंटरनल वो मौजूद था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से भी MCQ बन सकता है। ठीक है, यानी कि द वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर इज़ फाउंड बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो है ये इस किस्म के 3 स्ट्रक्चर जो थे ये विजिबल हुए थे, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसके जो मेम्ब्रेन्स हैं वो शो हुई थी, जिसमें एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ थी, ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं था, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है ये बहुत हाईली कॉम्प्लेक्स थी और ज़्यादा तौर पर डिटेल में इनर मेम्ब्रेन को ही डिस्कस किया जाता है। ठीक है, अब इसके हम आगे इसके स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे इसकी डायग्राम्स गिवन है। जैसे कि आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है कि आप ये देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि बहुत सी इनफोल्डिंग्स होती हैं इसके इनर चैम्बर में। ठीक है, और वो जो होता है वो फिर उससे बनता है इसका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यहाँ पे अगर आप ये देख रहे हैं तो ये मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स है इसमें ये बहुत सी इनफोल्डिंग्स हैं, ये आप देख रहे हैं ये इनफोल्डिंग्स। ठीक है, ये जो इनफोल्डिंग्स हैं ये जैसे आपको नज़र आ रहा है ये सारी इनफोल्डिंग्स, ये जो इनफोल्डिंग्स हैं इनको नाम दिया जाता है क्रिस्टी का। ठीक है, ये जो इनफोल्डिंग्स है ये क्या है, क्रिस्टी। ठीक है, और इसके अंदर जो है ये सारा यानी आपको माइटोकॉन्ड्रियल इसका मैट्रिक्स नज़र आ रहा है। ठीक है, अब अगर इसको आप हाईली ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो यहाँ पे ये डायग्राम आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये क्रिस्टी, ठीक है, इसके साथ ही यानी कि ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है इसके साथ ही बिल्कुल ये जो है ये एक नोब लाइक प्रोजेक्शन है। ये जो नोब लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये जो आपको नज़र आ रही हैं इनको नाम दिया जाता है F1 पार्टिकल्स का। F
F1 पार्टिकल्स, ठीक है। यानी ये बिल्कुल जो है ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है इसके बिल्कुल साथ ही इसकी सरफेस पे ये स्मॉल नोब लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये जो है ये F1 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है इसका इनर मैट्रिक्स, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन, ये इसका इनर मेम्ब्रेन के बाहर आउटर कंपार्टमेंट, और ये आउटर कंपार्टमेंट के बाहर इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी आउटर मेम्ब्रेन के अंदर आउटर कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट के अंदर इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो सारा होगा उसका वो इनर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो ये इसका इनर मैट्रिक्स। तो ये जो इनफोल्डिंग्स हैं इनको नाम दिया जाता है क्रिस्टी का, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें डीएनए भी मौजूद होता है और एज वेल एज इसके साथ राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डीएनए आपको नज़र आ रहा है और एज वेल एज यहाँ पे ये आपको राइबोसोम्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डीएनए और राइबोसोम इनकी मौजूदगी की वजह से हमें ये पता चलता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये प्रोटीन की सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस भी करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें राइबोसोम्स मौजूद हैं, ठीक है। तो डीएनए का जो माइटोकॉन्ड्रिया उसका एक फंक्शन ये भी है कि ये डीएनए और राइबोसोम्स की मौजूदगी की वजह से हमें ये पता चलता है कि ये प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ये इसके स्मॉल F1 पार्टिकल्स का बताया, ठीक है। अब हम इस पे बात कर लेते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, ठीक है, उस पे जो है ये स्मॉल आपको प्रोजेक्शन नज़र आ रही होंगी नोब लाइक, ये जो है F1 पार्टिकल्स हैं। अब इसका ये जो इनर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं, जैसे मैंने आपको ये दिखाया कि इसका जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है ये बहुत हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, जैसे कि अगर हम बात कर लें इसमें मौजूद होते हैं important enzymes, coenzymes, organic salts, inorganic salts, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस जो हैं ये इसके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं, ठीक है, जिसमें एंजाइम्स हैं, कोएंजाइम्स हैं, ऑर्गेनिक साल्ट्स हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं। अब ये सारी चीज़ें मिलके जो हैं ये इसके मेटाबॉलिज्म को कैरी आउट करते हैं, ठीक है। अब ये जो मेटाबॉलिज्म है ये क्या होता है, जिसमें हम बात करें जैसे कर्व साइकिल, ठीक है, उसके बाद जो है एरोबिक रिस्पायरेशन होती है, इसमें फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म होती है, ये सारा जो काम है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म होता है, ठीक है। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट ये जो सब्सटेंसेस हैं जिसमें एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, ऑर्गेनिक साल्ट्स, इनऑर्गेनिक साल्ट्स वगैरह, तो ये सारा जो है ये काम करते हैं, जिसमें हमारे पास इसके जो फंक्शन है वो परफॉर्म होते हैं। जैसे हमारे पास अगर हम इसके फंक्शन को देखें तो जैसे कर्व साइकिल वगैरह, एरोबिक रिस्पायरेशन, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, वो सारा काम जो है वो इसमें परफॉर्म करते हैं ये सब्सटेंसेस, ठीक है। इसमें अब अगर हम फर्दरली डिस्कस करें इसको, अब हम इसके इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है उसके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, जब जो माइटोकॉन्ड्रिया है जैसे मैंने ऑलरेडी बात की कि सर्टेन एंजाइम्स वगैरह, कोएंजाइम्स इसमें मौजूद होते हैं जिनसे फर्दर आगे जो माइटोकॉन्ड्रिया के जो प्रोसेसेस हैं, रिएक्शंस हैं वो कैरी आउट होते हैं, जिनमें फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म है, कर्व साइकिल है, एरोबिक रिस्पायरेशन वगैरह, ठीक है। अब इन सारे प्रोसेस के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया वो क्या करता है कि ऑर्गेनिक फूड जो होता है उसमें से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है, और एटीपी को बनाता है, ठीक है, और फिर वो एटीपी जो बनती है वो सेल की नीड के मुताबिक जो है वो सेल यूज़ करता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें इसके फंक्शन में, तो इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो इसका है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है जी। एनर्जी की जो प्रोडक्शन है वो इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। अब वो एनर्जी की प्रोडक्शन कौन सी, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। एटीपी की जो प्रोडक्शन है वो इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया वो एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यानी कि जो स्पेंट एनर्जी होती है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ एडीपी, ठीक है, दूसरे सोर्सेज से लेकर इस एडीपी को एटीपी में भी कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी की वजह से
कि जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और प्रोड्यूस करने के बाद अपनी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करता है और सेल को भी देता है, ठीक है, एनर्जी। तो इस वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको नाम दिया जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है जी। तो ये एमसीक्यू पूछ लिया जा सकता है कि द पावर हाउस ऑफ द सेल इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम या प्रोक्सीसोम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि it is involved in the production of energy which is mainly in the form of ATP, and it also convert a spent energy which is in the form of ADP from other sources to ATP, ठीक है, यानी ये ADP को कन्वर्ट करता है ATP में, ठीक है। सो इस वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके और इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, जैसे कि हम बात करें कि जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसके, ये प्रोडक्शन ऑफ हीट में भी इन्वॉल्व होता है, प्रोडक्शन ऑफ हीट भी जनरेट करता है, ठीक है। इसके बाद जो इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन जो है वो इसका इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट फंक्शंस की बात कर लेते हैं। इट स्टोर्स कैल्शियम, ठीक है, यानी ये जो इसकी हम बात कर रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो ये अपने अंदर कैल्शियम को भी स्टोर करता है, ठीक है, और कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन है उसको भी बैलेंस करने में इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, स्टोर्स कैल्शियम, ठीक है। ये भी एमसीक्यू पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके और इम्पोर्टेंट फंक्शन ये हैं कि इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन, जैसे मेनली एपोप्टोसिस या प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी कि एपोप्टोसिस और या फिर प्रोग्राम्ड सेल डेथ, इसमें भी ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसमें प्रोडक्शन ऑफ हीट, सेलुलर रिस्पायरेशन, स्टोर्स कैल्शियम, एपोप्टोसिस जो है ये भी कॉज करता है, ठीक है, या इसे प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी बोलते हैं, जिसमें कि सेल की प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके और भी इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, जैसे कि और इम्पोर्टेंट फंक्शंस को अगर हम देखें तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया इन लिवर, यानी जो लिवर है उसमें अमोनिया की डिटॉक्सिफिकेशन में भी ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें ये भी पता चलता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये स्टेरॉयड हार्मोन्स की प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होता है, स्टेरॉयड हार्मोन्स की प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होता है, जिसमें मेनली हम देखें तो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है जी, इसी तरह एस्ट्रोजन वगैरह, ठीक है जी। तो ये इसके सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज़, जैसे मैं एक आपको क्वेश्चन बना के दिखा देता हूँ। द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज़, अब आपको चार ऑप्शन दे देते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन, ठीक है, बी ऑप्शन में लिख दिया जाता है सेलुलर रिस्पायरेशन, और सी ऑप्शन में लिख दिया जाता है, जैसे हम बात कर लेते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया,
अमोनिया इन लीवर, और डी ऑप्शन में लिख दिया जाता है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी इसके फंक्शंस के बारे में बताया, तो जिसमें प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन भी था, ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन भी इसका फंक्शन है, ठीक है, उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया इन लीवर, ठीक है, ये भी इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो ऑल ऑफ दीज जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर तो ऐसा हो कि यहाँ से जो प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन है इसको मिटा दिया जाए, ठीक है, और इसकी जगह पे मैं लिख दूं लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, ठीक है, और यहां से मैं इसको मिटा दूं और इसकी जगह पे मैं लिख दूं लिपिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो फिर यहाँ पे इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट होगी, वो ये होगी सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है, क्योंकि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का वो है सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है, तो इस तरह के कुछ इसमें से एमसीक्यू आ जाते हैं। ठीक है, इस क्रिस्टी के ऊपर भी आ जाता है। ठीक है, जो इनफोल्डिंग्स हैं उनको क्या नाम दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वो क्रिस्टी हैं। ठीक है, इसमें जो प्रोटीन के बारे में आ जाता है, ठीक है, कि जो प्रोटीन हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती हैं वो किस वजह से बनती हैं। ठीक है, लाइक इसका क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, इसका क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, द प्रोटीन सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया डी इज ड्यू टू, ए ऑप्शन में आपको लिख दिया जाता है आरएनए एंड राइबोसोम्स। ठीक है, इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आरएनए एंड राइबोसोम्स। बी में आपको लिख दिया जाता है एमआरएनए एंड डीएनए। ठीक है, आरएनए एंड डीएनए। डी ऑप्शन में लिख दिया जाता है डीएनए एंड राइबोसोम्स। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि डीएनए और राइबोसोम्स की वजह से ये जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डीएनए एंड राइबोसोम ये हमें ये शो कर रही होती हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रोटीन सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व है, बाकी ये सारे जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सेलुलर रिस्पायरेशन जो है वो किसका फंक्शन है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इसके जो क्वेश्चन है वो इसमें से पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके मैंने स्ट्रक्चर के बारे में आपको सारा गाइड कर दिया। जैसे कि अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसकी स्टडी की गई। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमें इसकी 3 स्ट्रक्चर विजिबल हुए, जिसमें वेसिकल्स, रोड्स, फिलामेंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब स्टडी की गई थी इसका हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमें शो हुआ, जिसमें इसकी 2 मेम्ब्रेन्स जो है वो शो हुई, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो थी वो स्मूथ थी, ठीक है, जिसमें कोई भी हाईली फीचर्ड नहीं थी, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी। ठीक है, और जो इनर मेम्ब्रेन थी उसमें इनफोल्डिंग्स हैं। ठीक है, लाइक ये अगर आप देख रहे हैं इनर मेम्ब्रेन जो है इसमें इनफोल्डिंग्स हैं। ठीक है, और इन इनफोल्डिंग्स को नाम दिया गया क्रिस्टी का। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो है आप इसके जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें ये स्मॉल प्रोजेक्शन सी नोब लाइक जिसमें F1 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है इसमें हमने देखा कि इसमें बहुत से एंजाइम्स हैं, कोएंजाइम्स हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं, जो कि आगे बहुत से इसके सिविरल रिएक्शंस जो हैं उनको कैरी आउट करते हैं, जिसमें मेटाबॉलिज्म होती है फैटी एसिड्स की। ठीक है, इसके अलावा कर्व साइकिल, एरोबिक रिस्पायरेशन वगैरह। ठीक है, जिसमें सेलुलर रिस्पायरेशन भी आ जाती है, और हमने इसके जो बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनको भी यहाँ पे स्टडी कर लिया। तो इसमें जो MCQs बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, ये हमारा एक कंप्लीट जो है इसका टॉपिक था। ओके, थैंक्स।